हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम हमारा पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 3 जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ बजटरी कंट्रोल, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कैश बजट, इसके बारे में आज हम थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर के पहले जो लेक्चर्स हुए हैं इसमें हमने बजटरी कंट्रोल की जो कंसेप्ट है उसके बारे में थियोरेटिकल डिस्कशन किया है। हमें इस चैप्टर में एग्जामिनेशन एंगल से दो इम्पॉर्टेंट बजट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो इसमें पहला बजट है कैश बजट। कैश बजट के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, और जो फ्लेक्सिबल बजट है उस फ्लेक्सिबल बजट के भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं। आज हम ये जो कैश बजट है इस कैश बजट के बारे में थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे। कैश बजट, द कैश बजट is a sketch of business estimated cash inflows and outflows over a specific period of time. Cash budget is one of the most important and one of the last to be prepared. It is a detailed projection of cash receipts from all sources and cash payments for all purposes and the resultant cash balance during the budget period. It is a mechanism for controlling and coordinating the fiscal side of business to ensure solvency and provides the basis for forecasting and financing required to cover up an deficiency in cash. Cash budget thus plays a vital role in the financing management of business concern. क्या है ये कैश बजट? जनरली कैश बजट एक स्केच है। किसका स्केच है? एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो, यानी कि बिजनेस में कैश किस सोर्स से, कहाँ से कैश बिजनेस में आ सकती है, इनफ्लो, एंड आउटफ्लो, यानी कि बिजनेस को कैश कहाँ पर पेड की जा सकती है, यानी कि बिजनेस को किस लिए कौन से पेमेंट्स करने पड़ सकते हैं, जनरली उसको आउटफ्लो कहा जाता है। यानी कि इट इज़ ए एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को यहाँ कंसिडर करके कैश का एस्टिमेटेड इनफ्लो और कैश का एस्टिमेटेड आउटफ्लो, इसका जो स्टेटमेंट है जनरली इसको क्या कहा जाता है? कैश बजट कहा जाता है। जनरली ये जो एस्टिमेटेड पीरियड है 3 महीने से लेकर जनरली 12 मंथ तक, यानी कि 1 ईयर तक ये एस्टिमेटेड पीरियड कैश बजट का हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टू बी प्रिपेयर्ड। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट है जो कि हर एक बिजनेस को करना पड़ता है। ये क्या है? इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्शन ऑफ कैश रिसीट। एक सिंपल है, इनफ्लो का मतलब क्या है? कैश रिसीट्स। इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्शन ऑफ कैश रिसीट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस एंड कैश पेमेंट्स, कहाँ से कैश का रिसीट हो सकता है और कहाँ पर कैश का पेमेंट किया जा सकता है, और ड्यूरिंग अ पीरियड या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड कैश का बैलेंस कितना हो सकता है, इसका एक डिटेल्ड जो प्रोजेक्शन है इसको कैश बजट में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। एक क्या है कैश बजट? जनरली एक मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म
क्या काम करता है? कैश बजट एक मैकेनिज्म है। इसका काम क्या है? कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल साइड ऑफ बिजनेस टू एंश्योर solvency and provides the basis for forecasting and financing required to cover up and any deficiency in cash. So ये क्या करता है? ये मैकेनिज्म एक कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है जो फिजिकल साइड है बिजनेस की। फिजिकल साइड का मतलब क्या है? बिजनेस की जो सॉल्वेंसी है, ये सॉल्वेंसी का मतलब क्या है? जब भी बिजनेस के ड्यूज क्रिएट होते हैं, यानी कि बिजनेस के जो ड्यू पेमेंट्स है, वो ड्यू डेट पर अगर बिजनेस पे कर सकता है तो ये जो सिचुएशन है, बिजनेस की ये जो कैपेसिटी है, उसको जनरली क्या कहा जाता है? सॉल्वेंसी कहा जाता है। तो ये जो सॉल्वेंसी पोजीशन है, ये सॉल्वेंसी पोजीशन को फोरकास्ट करना या फिर कुछ अगर कैश में डेफिशिएंसी आ सकती है इन फ्यूचर, कैश की अगर कुछ डेफिशिएंसी आ सकती है तो वो डेफिशिएंसी को डिस्क्लोज करना, यानी कि डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट के सामने लाना, ये मैकेनिज्म जनरली कैश बजट का होता है। सो ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है, इस फिनेंशियल मैनेजमेंट में एक जो वाइटल रोल है, वाइटल का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? इस कैश बजट का होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कैश बजट की। इट इज़ अ फोरकास्टिंग ऑफ probable cash receipts and cash payments and balance of cash after specific period of time. Generally, it is called as cash budget. Cash budget assists the management in determining the future liquidity requirements of the firm, forecasting for business of those needs, exercising control over cash. So cash budget thus plays a vital role in financial management of business enterprise. So cash budget important क्यों है? जो लिक्विडिटी पोजीशन है बिजनेस की, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? एज एंड व्हेन कैश रिक्वायर्ड, जब भी बिजनेस को कैश लगती है तब कैश को अवेलेबल होना या फिर कैश अवेलेबल है, इसको जनरली क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी कहा जाता है। सो ये जो लिक्विडिटी की पोजीशन है इन बजटेड पीरियड, ये लिक्विडिटी की पोजीशन को दिखाने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए जनरली एक कैश बजट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। सो मैनेजमेंट को इन फ्यूचर आने वाले पीरियड में 2-3 महीने में या फिर 1 साल में इस कैश पोजीशन का क्या होता है? पता चलता है। सो हाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में जो डिसीजंस हैं या फिर जो एक्शन प्लान्स हैं, वो एक्शन प्लान्स थ्रू हेल्प ऑफ कैश बजट मैनेजमेंट ले सकता है। तो इसके लिए इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक कैश बजट का रोल क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। सो फंक्शंस ऑफ कैश बजट्स, functions of cash budget. First, it makes sure that enough cash is available when it is required. So पहला फंक्शन क्या है? As and when cash required. So एक कैश, इनफ कैश अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल हो सकती है या नहीं, इसको श्योर करना, इसकी गारंटी देना जनरली एक कैश बजट का क्या है? फंक्शन है। देन इट डेजिग्नेट्स cash excesses and shortages so that steps may be taken in time to invest any excess cash or to borrow funds to meet any shortages. So cash budget क्या डिस्क्लोज करता है? जनरली जो एक्सेस कैश है या फिर कैश अगर शॉर्टेज पड़ सकती है तो इसको दिखाना, इसको मैनेजमेंट के सामने लाना, ये कैश बजट का क्या होता है? फंक्शन होता है। अगर कैश एक्सेस है तो इस एक्सेस कैश को कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका डिसीजन मैनेजमेंट ले सकता है। अगर कैश शॉर्टेज हो सकती है, कैश का अगर शॉर्टेज बिजनेस में हो सकता है तो बोरो करनी पड़ती है कैश को, यानी कि जो लोन्स है
उसके बारे में डिसीजंस मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। तो जो बोरिंग डिसीजंस है, वो बोरिंग डिसीजंस लेने के लिए एक कैश बजट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक फंक्शन है कैश बजट का। देन इट शोज वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड बी फाइनेंस्ड इंटरनली। सो ये जो कैपिटल डिसीजंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजंस होते हैं, इसके लिए लार्ज अमाउंट यानी कि ह्यूज अमाउंट बिजनेस को लगती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये इंटरनली अमाउंट अवेलेबल हो सकती है या नहीं, एक कैश बजट के थ्रू मैनेजमेंट को पता चलता है। देन इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर स्टैंडर्ड ग्रोथ। सो ये जो स्टैंडर्ड ग्रोथ है, इसके लिए जो फंड चाहिए वो फंड अवेलेबल होता है या नहीं, ये कैश बजट के थ्रू क्या होता है, पता चलता है। देन इट प्रोवाइड्स साउंड बेसिस टू मैनेज कैश पोजीशन। सो जो कैश पोजीशन की मैनेजमेंट है, सो इसको एक साउंड बेस प्रोवाइड करना एक कैश बजट का क्या होता है, काम होता है। सो एडवांटेजेस क्या है, जनरली पहला एडवांटेजेस है यूसेज ऑफ कैश। सो मैनेजमेंट कैन plan out the use of cash in accord with changes of receipts and payments. Payments can be planned when sufficient cash is available and continue the business activity with the minimum amount of working capital. So first advantages क्या है, proper utilization of cash is possible through preparing कैश बजट। ये कैसे हो सकता है, जनरली जो मैनेजमेंट प्लान है किसके बारे में, यूसेज ऑफ कैश के बारे में, इन अकॉर्डेंस विथ चेंजेस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। ये कैश बजट में क्या पता चलता है, जो रिसीट्स है प्रोबेबल एस्टिमेटेड या फिर जो पेमेंट्स है एस्टिमेटेड पेमेंट्स, इसके बारे में कैश बजट में क्या होता है, मैनेजमेंट को ये कैश बजट इसके बारे में मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देता है। सो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, जो पेमेंट्स है कैन बी प्लान व्हेन सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल। सो मैनेजमेंट एक प्लान कर सकता है कि पेमेंट कब करना है, जब कैश अवेलेबल होगी तब मैनेजमेंट क्या कर सकता है, प्लान पेमेंट का कर सकता है। तो जो यूसेज है कैश का प्रॉपर, इसके बारे में कैश बजट क्या करता है, एक जो बेस है वो प्रोवाइड करता है। देन एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ ड्यूल बेनिफिट सच एज capital expenditure projects can be financed internally and can get an idea for cash availability of capital investment. So capital investment के लिए ऊपर हमने देखा है फंक्शन में, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर फाइनेंस जो है इंटरनली ही अवेलेबल हो सकता है, तो एक कैश बजट के थ्रू मैनेजमेंट को क्या होता है, पता चलता है। देन प्रोविजन ऑफ एक्सेस फंड्स, इट रिवेल्स the availability of excess cash. In this regard, management can decide to invest excess funds for short term or long term according to requirements in the business. So जो excess fund यानी कि excess cash अगर बिजनेस में अवेलेबल होती है थ्रू कैश बजट, इसका पता चलता है, तो मैनेजमेंट इस excess fund का इन्वेस्टमेंट के बारे में जो डिसीजन है, मैनेजमेंट कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट एक्सेस फंड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स इन द बिजनेस। सो ये एक्सेस फंड को इन्वेस्ट करने के बारे में, इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में जो डिसीजंस है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, इसके बारे में जो डिसीजंस है वो डिसीजन मैनेजमेंट ले सकता है। देन पे आउट पॉलिसी, this budgetary system may help the management for future payout policy in the form of dividend. In case the cash budget liquid position is not favorable, the management may reduce the rate of dividend or maintain dividend amount or skip dividend for the year. So एक डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन इसको बोलते हैं। सो जनरली ये जो डिविडेंड डिसीजंस है,
इससे रिलेटेड एक पे आउट की कंसेप्ट है। पे आउट का मतलब क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जनरली इट इज़ कॉल्ड एज पे आउट। और जनरली ये जो पे आउट है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये जनरली किस नेचर में होता है? इससे कैश पर एक एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि ये कैश का एक मेजर क्या होता है? आउटफ्लो होता है। सो कैश बजट के थ्रू कैश पोजीशन का पता चलता है। सो जो कैश पेमेंट है, डिविडेंड का जो कैश पेमेंट है, वो कैश पेमेंट के लिए जो लिक्विड पोजीशन है वो होनी पड़ती है। अगर कैश बजट ये लिक्विड पोजीशन अनफेवरेबल दिखाता है, यानी कि नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल दिखाता है, तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है? मैनेजमेंट में रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड, मैनेजमेंट डिविडेंड के रेट को कम कर सकता है, या फिर डिविडेंड के रेट को मेंटेन कर सकता है, यानी कि पिछले साल में जो भी डिविडेंड दिया है, जिस रेट से डिविडेंड दिया है वो मेंटेन कर सकता है। या फिर अगर कैश पोजीशन एडवर्स है यानी कि लिक्विडिटी नहीं है, तो मैनेजमेंट जो डिविडेंड है फॉर द ईयर उसको स्किप भी कर सकता है। तो एक पे आउट पॉलिसी के लिए कैश बजट इम्पॉर्टेंट रोल बजाता है। ओके, देन प्रोविजन फॉर एक्वायरिंग फंड्स, इट गिव्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट आइडिया फॉर एक्वायरिंग फंड्स फॉर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन एंड सोर्सेस टू बी एक्सप्लोर्ड। सो जो फंड को एक्वायर करना है, कब ये फंड को एक्वायर करना है, इसके बारे में जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को, इसकी जो आइडिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कब फंड को एक्वायर करना है, इसकी जो आइडिया है, ये आइडिया ये कैश बजट के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या होती है? मिलती है। देन प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कैश, बिजनेस पर्सन कैन टेक डिसीजंस फॉर द बेस्ट यूज ऑफ लिक्विडिटी टू मेक मोर प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस। इट कैन बी यूज्ड at the time of bulk purchase payments and one get the benefit of discount. So अगर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, यानी कि कैश की अवेलेबिलिटी अगर बिजनेस में फेवरेबल है, यानी कि गुड अमाउंट ऑफ कैश अगर बिजनेस में अवेलेबल है, तो उस कैश का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए? प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यानी कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है, अगर फेवरेबल लिक्विडिटी पोजीशन है, तो जो मोर प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस हैं वो मोर प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जनरली बल्क परचेस अगर कैश पेमेंट के थ्रू किया जाता है, यानी कि पेमेंट अगर कैश में किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो डिस्काउंट्स हैं वो डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो कि बिजनेस का एक क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सो ये जो कैश की पोजीशन है यानी कि लिक्विडिटी की पोजीशन बिजनेस को पता चलती है, और इस लिक्विडिटी का जो प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन है वो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में एक जो हिंट है या फिर जो गाइडेंस है बिजनेस को कैश बजट के थ्रू ही मिलता है। अब जो लिमिटेशंस है कैश बजट के, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स एजम्पशंस। बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, so it is very difficult to have near perfect estimate of cash receipts and payments, especially for a longer duration. It can be predicted for short duration such as 3 to 4 months only. So first, कैश बजट में जो एजम्पशन किए जाते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे? जनरली बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, बिजनेस को जो काम करना पड़ता है, वो जो सिचुएशंस है, जो बिजनेस क्लाइमेट या फिर एनवायरनमेंट होता है, ये कैसे क्या होता है, कैसे इसका नेचर होता है? जनरली इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव नियर परफेक्ट एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। सो जो परफेक्ट एस्टिमेशन है कैश रिसीट्स का या फिर कैश पेमेंट्स का, ये पॉसिबल नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर कैश बजट तैयार किया जाता है, तो ये जनरली जो परफेक्ट एस्टिमेशन है कैश रिसीट का या फिर कैश पेमेंट का करना बिजनेस के लिए क्या होता है? इजी नहीं होता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो जनरली जो कैश बजट है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही तैयार करना पड़ता है, सच एज 3 to
4 months only. Then inflexibility. If the finance manager fails to show flexibility in implementing the cash budget, it will incur adverse effects. If the manager follows strictly adheres to the estimate of cash inflow, it may negatively result in losing customers. Likewise, loyalty in payments may lead to deterioration of liquid position. So कैश बजट अगर इनफ्लेक्सिबल रहा यानी कि रिजिड रहा, फ्लेक्सिबिलिटी अगर कैश बजट में नहीं, इफ द फाइनेंस मैनेजर फेल्स टू शो फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटिंग कैश बजट, अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना फाइनेंस मैनेजर को अगर पॉसिबल नहीं हुआ, इट विल इनकर एडवर्स इफेक्ट. इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. क्या हो सकता है? इफ द मैनेजर फॉलो स्ट्रिक्टली एडर्स टू द एस्टिमेट ऑफ कैश इनफ्लो, अगर कैश इनफ्लो स्ट्रिक्टली अगर मैनेजर फॉलो करता है तो इसका क्या निगेटिव इफेक्ट हो सकता है? जो कस्टमर्स है वो क्या हो सकते हैं? लूज़ हो सकते हैं. यानी कि अगर रिसीट कहाँ से हो सकते हैं? जनरली जो डेटर्स है उसका पेमेंट मिलना एक मेजर रिसीट्स होता है. या फिर अगर कैश सेल्स करते हैं बिजनेस, तो कैश सेल्स बिजनेस की पॉलिसी है कैश को मेंटेन करने के लिए. अगर कस्टमर ही नहीं मिलते कैश परचेस के लिए, तो ये कैश सेल्स की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी फॉलो नहीं हो सकती. तो इससे जो कस्टमर्स है उस पर एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. और जनरली उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? लॉयल्टी इन पेमेंट्स में लीड टू डिटेरिएशन ऑफ लिक्विड पोजीशन. सो पेमेंट नहीं हो सकते और जो लिक्विड पोजीशन है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है. सो कैश बजट में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी होता है. देन कॉस्टली एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक necessitates collecting of statistical information from various sources and expert personnel in operation research would be the costliest deal. It becomes expensive, which may not be affordable to small business houses. In addition, finding out experts is not always possible. In this situation, the long-term predictions do not prove correct. So, ये जो कैश बजट है, कैश बजट तैयार करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल डेटा ज़रूरी होता है. और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है, जो बिज़नेस के लिए क्या है? कॉस्टली हो सकता है. जनरली जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, इसके लिए ये कैश बजट अफोर्डेबल नहीं हो सकता. और जनरली जो एक्सपर्ट्स है, स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट है, उनको फाइंड आउट करना, उनको अपॉइंट करना, ये हर एक बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता. सो इन दिस सिचुएशन द लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन डू नॉट प्रूव करेक्ट. सो इन दिस सिचुएशन जो लॉन्ग टर्म कैश बजट है, जो प्रिडिक्शन है कैश का, वो बिजनेस नहीं कर सकता. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस कैश बजट की है. तो अब एक कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो जो मेथड्स है, टोटल 4 मेथड्स है. पहली मेथड है रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड. दूसरी मेथड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड. तीसरी मेथड है बजटेड बैलेंस शीट मेथड. और जो चौथी मेथड है वो वर्किंग कैपिटल डिफरेंशियल मेथड. ये 4 मेथड्स कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए क्या होती है? यूज की जाती है. और जनरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है, वो है रिसीट एंड पेमेंट मेथड. और हमें जो कैश बजट तैयार करना है, वो तैयार करने के लिए ये रिसीट एंड पेमेंट मेथड को ही हमें क्या करना है? फॉलो करना है. तो हम रिसीट एंड पेमेंट मेथड पर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे. सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड. सो इस मेथड से एक कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो देखो, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड इज यूनिवर्सली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कैश बजट. द assumption of statistical data is arrived at, calculated on the basis of requirements like monthly, weekly or fortnightly. On account of elasticity, this method is used in forecasting cash at different time periods, and thus it helps in controlling cash distribution. So
ये जो स्टेटिस्टिकल डेटा है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट लाइक मंथली, वीकली और फोर्टनाइटली। सो मंथली या फिर वीकली या फिर फोर्टनाइटली कैश जो स्टेटिस्टिकल डेटा है कैश का, वो डेटा इस रिसीट एंड पेमेंट मेथड से क्या किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है। सो इसमें एक कैश बजट तैयार करते वक्त क्या पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि कैश जो रिसीट्स है यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश कहाँ से हो सकता है, यानी कि सोर्सेस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी कि पेमेंट्स क्यों करना पड़ता है, कहाँ पर पेमेंट देना पड़ता है, इसके बारे में इसमें क्या किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। तो देखो, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स आर बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट, यानी कि जो कैश रिसीट्स है बेस्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से कैश कैसे मिल सकती है, जनरली इसको सेल फोरकास्ट से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। द टर्म ऑफ सेल, लैग इन पेमेंट एट्सेट्रा आर जनरली टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो जो टर्म्स है सेल्स की या फिर जो पेमेंट के लिए कितना पीरियड लग सकता है, लैग इन पेमेंट, तो ये जो टर्म्स है इसको यहाँ कंसिडर किया जाता है। कैश को रिसीट, कैश का रिसीट जो मेजर रिसीट है वो क्या होता है, बिजनेस का कैश का मेजर रिसीट्स फ्रॉम सेल्स होता है। तो इसको सेल्स से कितनी कैश आ सकती है ये पहले यहाँ क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, अंदाज़ा किया जा सकता है। देन कैश रिसीट फ्रॉम अदर सोर्सेस अदर देन सेल्स, कहाँ से कैश मिल सकती है इसको यहाँ कंसिडर किया जाता है, इसका एस्टिमेशन किया जाता है। सच एज डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, इशू ऑफ कैपिटल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट। सो अदर देन सेल्स कैश कहाँ से आ सकती है इसको यहाँ एस्टिमेट किया जाता है। जनरली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से डिविडेंड बिजनेस को मिल सकता है, इंटरेस्ट उस पर मिल सकता है, या फिर जो रेंट है बिजनेस को मिल सकता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी अगर रेंट पर दी है तो रेंट मिल सकता है। अगर कैपिटल इशू किया जाता है, शेयर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, लोन लिया जा सकता है, तो इससे कैश कितनी मिल सकती है। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट की जाती है तो इससे कैश मिल सकती है, या फिर जो फिक्स असेट्स हैं उसको सोल्ड आउट किया जाता है तो इससे कैश मिल सकती है। ये जो कुछ अदर सोर्सेस है इसको यहाँ एस्टिमेट कैश बजट करते वक्त इसका एस्टिमेशन किया जाता है। देन कैश रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पजेस ऑफ मटेरियल, देन जो कैश पेमेंट के लिए जो कैश रिक्वायरमेंट है, कैश की जो रिक्वायरमेंट है, कैश क्यों लगती है, जनरली परचेस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड सैलरी कॉस्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन परचेसिंग पर्सनल एंड ओवरहेड बजट। सो जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो मटेरियल का परचेस है उसके लिए पेमेंट दिया जा सकता है, देना पड़ता है, लेबर को पेमेंट दिया जा सकता है, सैलरी की कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, जो बजट्स तैयार किए जाते हैं, परचेस बजट है, पर्सनल बजट है, ओवरहेड बजट से, इसके थ्रू कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है। देन कैश रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैश कितनी लग सकती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है जनरली एज पर द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के थ्रू कैश पेमेंट की जो अंदाज़ा है यानी कि एस्टिमेशन है वो किया जाता है। देन कैश रिक्वायरमेंट फॉर अदर पर्पजेस सच एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इनकम टैक्स लाइबिलिटी, फाइन्स एंड पेनल्टीज। और कैश क्यों लग सकती है, कैसे कौन सा पेमेंट हो सकता है, जनरली डिविडेंड का पेमेंट हो सकता है, इनकम टैक्स को पेड करना पड़ता है, या फिर फाइन्स होते हैं, कुछ पेनल्टीज़ होती है, इसके लिए भी पेमेंट दिया जा सकता है। तो एक कुछ पॉइंट्स, ये कुछ बातें रिसीट एंड पेमेंट मेथड से कैश बजट तैयार करते वक्त क्या की जाती है, कंसिडर की जाती है। तो इसमें क्या है, पहले एस्टिमेशन ऑफ कैश रिसीट। सो रिसीट एंड पेमेंट मेथड में पहले क्या किया जाता है, कैश को एस्टिमेट यानी कि रिसीट का जो एस्टिमेशन है वो किया जाता है। कैसे किया जाता है, ऊपर जो डिस्कशन किया है वो देखो। जनरली मेन सोर्सेस ऑफ कैश रिसीट्स आर सेल्स, मेन सोर्स कौन सा होता है, सेल्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल्स ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट,
capital borrowings, etc. The company estimates time lag on the basis of past experience of cash receipts on credit sales, while cash sales can be easily determined. So कैश रिसीट जो मेजर सोर्स है वो होता है कैश सेल्स, और एक सोर्स होता है वो होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. अगर सेल्स क्रेडिट सेल्स होते हैं तो उससे डेटर्स क्रिएट होते हैं, और ये डेटर्स कलेक्ट होने में कितनी देर लगती है, कितना पीरियड लगता है, ये जो लैग इन पेमेंट, इसका मतलब क्या है, डेटर्स टाइमली पेमेंट करते हैं ऐसा नहीं, कुछ वक्त जो ड्यू डेट है उससे भी ज़्यादा कुछ वक्त लग सकता है. तो ये जो लैग इन पेमेंट है, यानी कि कस्टमर्स को आप क्रेडिट का जो पीरियड कितना अवेलेबल करके देते हो, इसका यहाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में अंदाज़ा किया जाता है. और बाद में जो सेल ऑफ असेट्स है, इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, कैपिटल रेज किया जा सकता है. इससे कहाँ पर किस मंथ में किस पीरियड में कैश आ सकती है, इसका यहाँ पहले क्या किया जाता है, अंदाज़ा किया जाता है. सो पहला पार्ट इसमें क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कैश रिसीट्स, यानी कि कैश कहाँ से कितनी मिल सकती है इसको एस्टिमेट करना. देन एस्टिमेटिंग कैश पेमेंट्स, इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेमेंट का जो एस्टिमेशन है वो कैसे किया जाता है. इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग बजट्स प्रिपेयर्ड फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेसेस, पेमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ओवरहेड चार्जेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा. सो कैश पेमेंट को एस्टिमेट करने के लिए क्या किया जाता है, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग बजट्स. जो ऑपरेटिंग बजट्स बिजनेस में तैयार किए जाते हैं, जिससे जो क्रेडिट परचेसेस के लिए जो पेमेंट देना पड़ता है क्रेडिटर्स को, लेबर कॉस्ट का पेमेंट यानी कि लेबर को पेमेंट देना पड़ता है, वेजेस का, सैलरीज का, इंटरेस्ट डिविडेंड पे करना पड़ते हैं, जो ओवरहेड चार्जेस है उसका पेमेंट करना पड़ता है, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट करना पड़ता है. तो इससे ये जो कैश का पेमेंट है इसको क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है. तो ये जो मेथड है रिसीट एंड पेमेंट मेथड, सिंपल मेथड है. इसमें रिसीट, कैश रिसीट को एस्टिमेट किया जाता है और कैश पेमेंट का एस्टिमेशन किया जाता है, और इसकी जो समरी या फिर इसका जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जनरली उसको क्या कहते हैं, कैश बजट कहते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है अंडर रिसीट एंड पेमेंट मेथड कैसे किया जाता है, इसका एक फॉर्म अब हम यहाँ देखेंगे. ये फॉर्म है वो मॉडल ऑफ कैश बजट. पहले ओपनिंग बैलेंस, जो पीरियड है जनरली 3 या 4 महीने का ही कैश बजट किया जाता है. ऊपर हमने डिस्कशन में देखा है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्यूरेट कैश बजट पॉसिबल नहीं होता. 3 to 4 मंथ्स ही कैश बजट क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के लिए कैश बजट तैयार किया जाता है. तो पहले ओपनिंग बैलेंस, देन ऐड रिसीट्स, देन दैट इज एस्टिमेटेड रिसीट्स. सो रिसीट्स कहाँ से हो सकते हैं, कैश सेल्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेस ऑफ कैश रिसीट्स. तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ कैश रिसीट. देन ये हो गया टोटल रिसीट्स, यानी कि ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स. देन पेमेंट्स, दैट इज एस्टिमेटेड पेमेंट्स. पेमेंट कहाँ पर करने पड़ सकते हैं, कैश परचेसेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सैलरीज एंड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट्सेट्रा. तो एक कुछ एस्टिमेटेड पेमेंट्स है. जनरली रेगुलर पेमेंट्स कौन से होते हैं, कैश परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सैलरी वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये रेगुलर पेमेंट्स है. डिविडेंड रेगुलर नहीं दिया जाता, साल में 1 या 2 बार डिविडेंड दिया जाता है. या फिर जो फिक्स्ड एसेट है वो भी डेली रेगुलरली परचेस नहीं की जाती, साल में 1 या 2 बार ही एसेट को परचेस किया जाता है. जो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो रेगुलर हो सकता है, यानी कि मंथली इसको विथ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ते हैं. जो टैक्सेस है वो भी टैक्सेस रेगुलर नहीं होते, वो साल में 1 या 2 बार ही टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. तो इस पेमेंट को यहाँ एस्टिमेटेड पेमेंट में लिया जाता है. और इस पेमेंट से, ये टोटल पेमेंट हो गया, इस पेमेंट से ये पेमेंट, ये जो कैश रिसीट्स है टोटल हमने ए नाम दिया है उसको, इससे डिडक्ट करके माइनस करके क्या मिलता है, क्लोजिंग बैलेंस मिलता है. तो ये क्या है, एक
कैश बजट का रिसीट एंड पेमेंट मेथड का एक फॉर्म है जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या करना है, फॉलो करना है। सो ये मेथड जनरली क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। और 2-3 मेथड है। एक है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, ये हमें ज़्यादा फॉलो नहीं करनी। सो जनरल उसको देखते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। दिस मेथड एस्टिमेटेड closing cash balance by converting profit into cash. The hypothesis of this method is that the earning of profit brings equal amount of cash into the business. The net profit shown by profit and loss account does not signify the actual cash flow into the business. This also leads to another assumption that is the business will remain static. That is, there will be no wearing out or increase of assets and changes of working capital, so that the total cash on hand for the business would be equal to the profit earned. So इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्ट किया जाता है। जनरली जो प्रॉफिट है ये इनफ्लो है, लेकिन जितना प्रॉफिट है उतनी कैश नहीं होती। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं, उसको यहाँ एडजस्ट करके प्रॉफिट में उस नॉन कैश ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करके ये कैश बजट तैयार किया जाता है। बजटेड बैलेंस शीट, ये भी जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। दिस मेथड लुक्स लाइक टू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। only exception that in this method a balance sheet is projected, and in that method profit and loss account is adjusted. In this method, balance sheet is prepared with the projected amount of all assets and liabilities except cash at the end of budget period. The cash balance will found out balancing amount. If asset side higher than liability side, it would be the bank overdraft, while liability side is higher than asset side, it gives bank balance. This method is used by stable business houses. So इसमें एस्टिमेटेड बैलेंस शीट तैयार की जाती है असेट एंड लाइबिलिटीज़, और इसका जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक बैलेंस। तो जनरली जो स्टेबल बिजनेस हाउसेस है, यानी कि जिस बिजनेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, वो बिजनेस ये मेथड क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये 3 मेथड जनरली कैश बजट तैयार करने के लिए क्या होती है, एक्सेप्टेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर एक्सेप्टेबल जो मेथड है वो मेथड कौन सी है, रिसीट एंड पेमेंट मेथड। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, इसका फॉर्म हमने देखा है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर हम इस पर सॉल्व करते हैं तो ये मेथड अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम कैश बजट इस मेथड से कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।